क्या राहुल जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ राहुल, स्टार्ट हो गया है, चिंता मत कीजिए। आइए। हेलो हेलो। आइए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे आर्टिकल 22 तक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23। तो आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने दो आर्टिकल आपको बताए थे, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल जो है उनकी, और ये आर्टिकल फर्स्ट होगा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 होगा, ये होगा मानव के दुर्व्यापार के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक prohibition of traffic in human being, in human beings and enforced labor। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। देखिए, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए मैंने दो आर्टिकल बताया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर शोषण के को रोकने के लिए दो आर्टिकल की व्यवस्था इन्होंने किया, आर्टिकल 23 एंड 24। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते वक्त मैंने लिखा दिया है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार में मैंने दो आर्टिकल लिखाया है, 23 एंड 24। इंडियन सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होते थे, शोषण बहुत ज्यादा। किस तरह से? जैसे जो भी सोसाइटी के सोशली स्ट्रांग मजबूत लोग थे, वो गरीब लोगों को गुलाम बनाकर काम लेते थे, अथवा सुबह से शाम तक काम किए और पीट पाट पर भगा दिए, कोई मजदूरी नहीं। अगर उसने मजदूरी मांगा तो पीट कर भगा दिए। एक तो गुलाम बनाकर काम लेना, यानी उनको फ्री आजाद नहीं छोड़ना, और हमेशा बंद करके मकान में, कमरे में काम लेना।
और दूसरा, मजदूर मजदूरी किया तो मजदूरी जो उसने किया, श्रम जो दिया, लेबर जो किया, बस लेबर के बदले में कोई लेबर चार्ज नहीं, श्रम के बदले में कोई पारिश्रमिक नहीं, इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता था। इसको रोकने के लिए व्यवस्था जो किया गया इस प्रकार से। रवि आप बताइए किस तरह की पीडीएफ की बात कर रहे हैं? रवि बताइए, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसके आगे का पीडीएफ मिल चुका है। मैं पीडीएफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट तक पीडीएफ दे चुका हूं। फिर रवि आप किस तरह के पीडीएफ की बात कर रहे हैं? बोलिए रवि, जल्दी बोलिए कैसा पीडीएफ, कमेंट कीजिए। सुरेश जी का भी विचार तब तक मैं देख लूं। सुरेश जी, सर आर्टिकल 22 के बाकी है। आर्टिकल 22 मैंने चर्चा कर लिया है। मैंने बताया था कि 24 क्या बाकी है, बताइए जरा। सुरेश जल्दी बताइए क्या बाकी है। सुरेश, जो बाकी है बताइए जल्दी। रवि और सुरेश अपने कमेंट करें, इंतजार में हूं, जल्दी कमेंट करें, अपने विचार जल्दी दें स्क्रीन पर। क्या बाकी है? रवि भी अपने कमेंट करें और सुरेश भी। सुरेश 22 में क्या बाकी है ये बताइए। आप तो पीछे भी लिखे हैं 22 में बढ़ा चुका हूं। क्या बाकी है? अगर आप बाकी जानते हैं तो बताइए। 22 तो मैंने बता चुका हूं। कौशल साहू, सर 21 बस हुआ है, 22 नहीं हुआ है। बोलिएगा आप लोग, क्या सिर्फ आर्टिकल 21 हुआ है? सिर्फ आर्टिकल 21 हुआ है? सिर्फ आर्टिकल 21 हुआ है या 22 भी? 22 हो गया है। आर्टिकल 22 अगर हो गया हो तो यस लिखिए सभी लोग। अगर आर्टिकल 22 कल पढ़ा चुके हो तो यस लिखिए, नहीं 22 पढ़ाए हो तो नो। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी। आर्टिकल 22 हो गया है सुरेश? यस आपने लिखा है। ट्वेंटी टू के बारे में नहीं हुआ है। चलिए 22 ही पढ़ा देते हैं, समझिए, समझ लीजिए। आर्टिकल 22 में व्यवस्था जो दिया गया है इस तरह की व्यवस्था है। आर्टिकल 22 में व्यवस्था दिया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रिवेंटिव डिटेंशन की इसमें बात की गई है, निवारक निरोध की बात की गई। आर्टिकल 22 समझेंगे सभी लोग। 22 में व्यवस्था जो दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट गिरफ्तार अगर पुलिस प्रशासन करती है तो 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट गिरफ्तारी नहीं कर सकती। अगर विदाउट एविडेंस, बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति को अरेस्ट पुलिस प्रशासन करती है, सिर्फ डाउट है, सिर्फ संदेह के आधार पर पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है, सिर्फ डाउट के बेसिस पर अरेस्ट पुलिस करती है, तो ऐसे कंडीशन में रवि आप क्या बोल रहे हैं? हिंदी में पीडीएफ? रवि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पीडीएफ दे चुके हैं और सभी को मिल चुका है। आपको कैसे नहीं मिला है? हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ दे चुके हैं रवि, दोनों मीडियम में सभी को। अब पता कीजिएगा, सभी को मिल चुका है दोनों मीडियम में पीडीएफ। और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट टॉपिक तक हम दे चुके हैं, आगे के टॉपिक तक हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला है ना? मिल चुका है। आइए तो हम लोग नेक्स्ट बातें करते हैं, और नेक्स्ट होगा, अगर नहीं मिला होगा तो हम पता कर लेंगे और फिर हिंदी में भी दे देंगे, दोबारा दे देंगे हिंदी में, वैसे दे चुके हैं। आइए तो आर्टिकल 22 में व्यवस्था दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को पुलिस प्रशासन अगर सिर्फ डाउट है, सिर्फ संदेह है, डाउट के आधार पर अगर पुलिस प्रशासन अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, तो मैक्सिमम 24 घंटे तक ही अरेस्ट करेगी, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ संदेह, डाउट के आधार पर अगर अरेस्ट करती है तो कितना? सिर्फ और सिर्फ
कितने समय? 24 घंटे। पुलिस प्रशासन किसी को डाउट के बेसिस पर अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंतर्गत नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के यहां इनको प्रेजेंट करना होगा। उस मजिस्ट्रेट के यहां पुलिस प्रशासन ने प्रेजेंट कर दिया, उपस्थित कर दिया, और मजिस्ट्रेट के सामने अगर पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किए हैं सफिशिएंट क्रिमिनल होने का, टेररिस्ट आतंकवादी होने का एविडेंस सबूत अगर पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट के पास नहीं दे पाई तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को फ्री कर देगा, मुक्त कर देगा। और जाहिर सी बात है बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा टेररिस्ट है, फ्री हो गया तो हमारे समाज को बर्बाद करेगा, सिक्योरिटी हमारे सोसाइटी के खतरे में पड़ जाएगी। यानी ऐसी परिस्थिति में जो सिर्फ डाउट के बेसिस पर नॉर्मल लॉ अगर हमारे देश में है, सामान्य कानून, सामान्य व्यवस्था हमारे देश में है, तो इस सामान्य परिस्थिति एक नॉर्मल लॉ के अंडर पुलिस प्रशासन किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा डाउट के बेसिस पर अरेस्ट नहीं कर सकती, विदाउट एविडेंस, बिना प्रमाण के नहीं कर सकती। तो ऐसे परिस्थिति में मुक्त हो जाता है क्रिमिनल टेररिस्ट आसानी से और हमारे कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है। तो हमारी कंट्री, सोसाइटी की सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए अब सरकार सोचती है कि नॉर्मल लॉ के द्वारा लोगों की सिक्योरिटी संभव नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में गवर्नमेंट लॉ मेकिंग करती है, ऐसे परिस्थिति में सरकार कानून बनाती है। कैसा कानून? ये कानून बनाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो गवर्नमेंट कानून बनाती है, ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिकल 22। तो गवर्नमेंट कानून बनाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो गवर्नमेंट कानून बनाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, हिंदी होगा निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून जो होता है, अंडर दिस व्यवस्था है किसी भी व्यक्ति को पुलिस प्रशासन मात्र और मात्र डाउट के बेसिस पर, सिर्फ संदेह के आधार पर, कोई एविडेंस नहीं है, बस सिर्फ संदेह के आधार पर पुलिस प्रशासन 3 मंथ अरेस्ट कर सकती है। तो पुलिस प्रशासन 3 महीने सिर्फ डाउट के बेसिस पर अरेस्ट कर सकती है। सपोज कर लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप में से किसी स्टूडेंट को पुलिस प्रशासन डाउट के बेसिस पर अरेस्ट कर लिया। पुलिस को डाउट हुआ कि आप में से कोई स्टूडेंट बहुत बड़ा टेररिस्ट है, अरेस्ट कर लिया। आपने क्या किया? बोल्डली आपने इंस्पेक्टर को बताया कि इंस्पेक्टर हम टाइम्स कोचिंग के स्टूडेंट हैं, माना कि ऑफलाइन में, तो आपके पास एविडेंस है क्या? आई कार्ड है। आपने तुरंत देखा ये टाइम्स का देखिए आई कार्ड है, मैं रेगुलर स्टूडेंट, और ये मेरा आधार कार्ड है, मैं इस प्रदेश के इस डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूं। सारे सबूत दिए। पुलिस को जो डाउट था, अब पता करने के लिए पुलिस टाइम्स कोचिंग हेड ऑफिस दिल्ली मुखर्जी नगर पहुंच गई। ऑफिस में जब पुलिस गई तो ऑफिस का हमारा प्रबंधन ने उनको एविडेंस दिया कि हमारे इस बैच के रेगुलर स्टूडेंट हैं, ये देखिए रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, इनके मदर फादर्स नेम, ये डिटेल एड्रेस। पुलिस समझ गई ये टाइम्स का रेगुलर स्टूडेंट है, फ्रॉड नहीं है इसका आई कार्ड। अब आधार कार्ड आप स्टूडेंट ने दिया है, माना कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के हैं, बस यूपी क्राइम ब्रांच को दिल्ली पुलिस ने फोन किया और वहां से जानकारी लिया आपके एड्रेस से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच ने लखनऊ में जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस से पता करके और आधे घंटे के अंदर जानकारी दिया, रियली ये बहुत अच्छे इंसान हैं और लखनऊ में फला जगह के निवासी हैं, सब कुछ ओके, कहीं कोई से रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं है, सभी जानकारी मिला, ये बहुत जेंटल पर्सन है। इनके फैमिली के लोगों के विषय में भी पता किया, 30 वर्ष पहले का रिकॉर्ड पता किया, एक एप्लीकेशन तक पुलिस स्टेशन में नहीं आया, स्वयं इनके अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट। इस तरह से पुलिस ने यह समझ गई कि आप बिल्कुल जेंटल पर्सन हैं, सभी सबूत बिल्कुल ओके हैं। इस आधार पर पुलिस प्रशासन ने क्या किया, आपको सम्मान के साथ फ्री कर दिया। यानी ये पर्याप्त इन्वेस्टिगेशन का मौका है, 3 मंथ, 24 घंटा जो बाउंडेड है, 24 घंटे में सबूत नहीं मिला तो ये आतंकवादी भी फ्री हो जाता है। लेकिन यहां पर एक टेररिस्ट पकड़ा गया पुलिस के द्वारा और उसने दिखाया कि टाइम्स का आई कार्ड है, फ्रॉड आई कार्ड बना लिया है।
जब टाइम्स के ऑफिस पहुंचा पुलिस, तो टाइम्स ने बता दिया ये आई कार्ड ही फ्रॉड है, मेरा नहीं। इस नाम का कोई स्टूडेंट, इस फादर्स नेम का कोई स्टूडेंट नहीं है, आई कार्ड मेरा फ्रॉड है। पुलिस समझ गई आई कार्ड फ्रॉड है, तो बस ये भी गड़बड़ होगा। आधार कार्ड पता किया, एड्रेस था हरियाणा गुड़गांव। तो जैसे हरियाणा क्राइम ब्रांच से बात हुआ, उस एड्रेस पर पता चला, हरियाणा के क्राइम ब्रांच ने बताया ये एड्रेस ही फ्रॉड है, पूरे हरियाणा में कहीं ये एड्रेस नहीं। तो आई कार्ड और आधार कार्ड दोनों फ्रॉड मिला। इस बेसिस पर अब पुलिस प्रशासन के एक्टिविटीज एक्शन बदल जाएंगे और इस प्रकार से सच्चाई सामने आ गया। बता दिया कि हम लोगों का एक ग्रुप है और उद्देश्य था पार्लियामेंट पर अटैक करना, इसलिए ये सभी साजिश चल रहे थे, यानी सभी कुछ सच्चाई सामने आ गया। इस तरह से पुलिस पीट पाट कर जेल में बंद कर दी। ये तभी संभव हुआ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में 24 घंटे बाउंडेशन नहीं, 3 महीने तक डाउट के बेसिस पर अरेस्ट करने की व्यवस्था है, यानी सफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन का मौका है। तो एक जेंटल पर्सन या एक क्रिमिनल दोनों का पहचान आसानी से होगा एविडेंस सबूतों के साथ। एक जेंटल को कोई पनिशमेंट नहीं और क्रिमिनल को बड़ा पनिशमेंट, बचने का चांस नहीं। आपको बता दें, एक समय था आपके कंट्री में, आपके देश में एक समय था जो बहुत ज्यादा टेररिज्म बढ़ गया था। पाकिस्तान से बहुत सारे आतंकवादी भारत में एंट्री कर लिए थे और भारत के हालात बहुत बिगड़ गए। हम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। ट्रेन में चल रहे होते, बम विस्फोट हो गया आपके कंपार्टमेंट में। प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, बम विस्फोट। दिल्ली में कनॉट प्लेस एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कनॉट प्लेस के ही पार्क में बम विस्फोट दोपहर में हुआ था। कहीं सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो एक एंशिएंट सिटी है, वहां का विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, इन मंदिरों का नेशनल लेवल पर फेम है। भारत के कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन ट्यूसडे का डे था, भारत के उस समय सरकार थी भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी। ट्यूसडे का डे था, इवनिंग 6 बजे इन अनेक मंदिरों पर बनारस में टाइम बम सेट किए थे। आप जैसे स्टूडेंट, फैमिली, परिवार के लोग दर्शन करने जाते हैं, बम विस्फोट हुआ, काफी लोग घायल हुए। तो न सिर्फ वाराणसी, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कोई भी रिलीजियस प्लेस सुरक्षित नहीं, हम आप सुरक्षित नहीं। इस हालात को देखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मेकिंग किया और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जब मेकिंग किया तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का नेम था पोटा, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो ये था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। टेररिज्म एक्ट, और ये एक्ट तैयार हुआ 2002 में। तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा तैयार हुआ था 2002 में और इसके द्वारा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में मैं बता चुका हूं, पुलिस आराम से 3 मंथ अरेस्ट कर सकती है, सिर्फ डाउट पर, किसी भी तरह से एविडेंस की जरूरत नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे देश की प्रशासन, पुलिस प्रशासन मजबूत महसूस करने लगी। आए दिन आप सुनते थे कि मध्य प्रदेश में इतने आतंकवादी मारे गए, उत्तर प्रदेश में इतने आतंकवादी 10-20 जो भी गन फेंक करके सरेंडर कर दिए। इतने आतंकवादी मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में पुलिस के शिकार हुए, कुछ जेल में गए, ये आए दिन घटनाएं मिलने लगा और इस तरह से पूरे देश में आतंक का सफाया होगा, ये हालात हुए। लेकिन बाद में पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट का मिसयूज होने लगा, इसलिए भारत सरकार इसको आफ्टर 2 ईयर यानी 2004 में पोटा को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से आप समझ होंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ
निवारक निरोध कानून का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ऐसे कानून की, ऐसे लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है, आप इनको भी समझिए। तो कमीशन, जब आप एसएसबी इंटरव्यू दे रहे हैं, कमीशन आपसे पूछा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध कानून की रिक्वायरमेंट, जरूरत क्यों पड़ी, तो आपका जवाब होगा जब नॉर्मल लॉ के द्वारा इंडियन पब्लिक की सिक्योरिटी सुरक्षा संभव नहीं होता। क्यों नहीं संभव होता? क्योंकि नॉर्मल लॉ में व्यवस्था है सिर्फ डाउट के बेसिस पर, संदेह के आधार पर पुलिस प्रशासन अरेस्ट कर सकती है। कितना? 24 घंटे, इससे ज्यादा नहीं। विद इन 24 आवर पुलिस को सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला तो ये क्रिमिनल एक आतंकवादी भी फ्री हो जाता है, क्योंकि विदाउट एविडेंस मजिस्ट्रेट के यहां जो विद इन 24 आवर्स प्रेजेंट किए गए, मजिस्ट्रेट पनिशमेंट नहीं दे सकता विदाउट एविडेंस, और फ्री हो गया टेररिस्ट। अब वो समाज के लिए खतरा बन गया। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में व्यवस्था है 24 घंटे नहीं, सिर्फ डाउट के बेसिस पर 3 मंथ अरेस्ट करना। तो 3 मंथ इतना लॉन्ग टाइम मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन का कि ये क्रिमिनल टेररिस्ट को बचना संभव नहीं होता। अब समझ गए? तो इस प्रकार से ये व्यवस्था किया गया है और ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। आप समझ गए होंगे। और राहुल गुप्ता जी क्या कर रहे हैं? सर प्लीज पढ़ाएं। क्या बात है भाई, क्या पढ़ाएं? पढ़ाई तो रहे हैं राहुल गुप्ता जी, क्या चाह रहे हैं? मैं ऐसा थोड़ी है गप कर रहा हूं, पढ़ा ही रहा हूं राहुल गुप्ता जी। राहुल क्या कहना चाहते हैं, जल्दी अपना विचार दीजिए। नहीं, चलिए आर्टिकल 22 समाप्त हो गया। अब हम लोग बातें करेंगे आर्टिकल 23। और आर्टिकल 23 में आपको बोर्ड पर लिख चुका हूं प्रोहिबिशन। ठीक, किस तरह का प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर हो गया। और इस प्रकार से मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में यह व्यवस्था दिया गया। तो अब हम लोग देखते हैं। हाँ, कौशल जी ने लिखा है टाडा मीसा। बिल्कुल कौशल जी, सही आपने लिखा है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो हमारे देश में बने हैं, ये टाडा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, मीसा भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, पोटा भी है, तस्करी से संबंधित भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बन चुके हैं। ये सभी कानून बन चुके हैं। तो इस तरह से राहुल गुप्ता जी ने लिखा है कि सर प्लीज पढ़ाएं। तो क्या पढ़ाएं? पढ़ाई तो रहा हूं, किस लिए लिखे हैं भाई? चलिए कोई बात नहीं, विचार ये नहीं देंगे। लगता है राहुल जी बहुत नाराज हैं, तो निर्देश कर रहे हैं पढ़ाने का, जबकि टीचर तो पढ़ा ही रहा है। ठीक है, आगे चलिए। 23, हमारे समाज में बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होता था। इसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए व्यवस्था दिया गया असेंबली के मेंबर के द्वारा आर्टिकल 23। और अंडर आर्टिकल 23 ये व्यवस्था दिया गया एक्सप्लॉयटेशन को रोकने का। क्यों? हमारे समाज में ऐसा होता था, भारतीय समाज में, कि संभ्रांत लोग, मजबूत लोग या तो किसी को गुलाम बनाकर काम लेते थे बंद करके, या काम लेने का तरीका क्या था, दिन भर कोई मजदूर मजदूरी किया, शाम को मजदूरी मांगा तो पीट करके भगा दी। दुर्व्यापार की जो शब्द जो इस्तेमाल किया गया, मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब होता है गुलाम बनाकर काम लेना। और बलात्कार श्रम का मतलब होता है श्रम लिया गया किसी गरीब मजदूर से, बट बदले में लेबर चार्ज, पारिश्रमिक, मजदूरी नहीं दिया गया। तो इस तरह के व्यवहार जो होते हैं उसी को कहते हैं बलात्कार श्रम। जैसे मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट है और आपके यहां कोई मजदूरी किया सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। 5 बजे मजदूर जब मजदूरी मांगा कि मालिक चलते हैं मजदूरी दीजिए, आपने पीट कर उसको भगा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे मजदूरी मांगने का?
आज तक हम इसने स्ट्रांग पर्सन है कि हमारे यहां जितने भी मजदूरी किए मजदूरी करके चले गए, आज तक कोई मजदूरी नहीं मांगा और तुमने मजदूरी मांगने की हिम्मत की, पीट पाट के भगा दी। तो इस श्रम को कहा जाएगा बलात् श्रम। जो मॉर्निंग 9 AM से लेकर 5 PM तक श्रम दिया और बदले में पारिश्रमिक चार्ज नहीं मिला, तो वो श्रम को कहा जाएगा बलात् श्रम। ठीक है, इस तरह से बोलचाल के भाषा में इसको बेगारी भी कहते हैं। तो वह मजदूर महसूस करेगा कि आपके यहां उसने बेगारी किया, कोई लेबर चार्ज नहीं मिला। और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है जो गुलाम बनाकर काम लेते हैं, ये व्यवस्था। आइए कुछ एग्जाम्पल आपको दे दूं। आप जानते होंगे कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं जो बहुत ज्यादा देशभक्त ईमानदार होते हैं। ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश की जो वाराणसी सिटी है, वहां की साड़ी, वाराणसी साड़ी का वर्ल्ड फेम है। पिछली बार आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के इलेक्शन के बाद जब प्रधानमंत्री हुए, कुछ समय के बाद यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पत्नी को इन्होंने वाराणसी साड़ी गिफ्ट किया था। आप जानते होंगे वाराणसी साड़ी का वर्ल्ड फेम है। इस प्रकार से वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का हंडिया, ये कुछ ऐसे प्लेस हैं जो कालीन और साड़ियां, कारपेट बनते हैं। तो यहां पर देखा गया जब डिप्टी एसपी और एसडीएम बनारस, मिर्जापुर, भदोही और हंडिया क्षेत्रों में इस तरह के बुनकर मालिकों के यहां छापा डाले, तो पता चला ऐसे भी बच्चे बंदी बनाए गए थे और बंद करके काम लिए जाते थे जिनकी अवस्था 14-15 साल, और 14 साल की अवस्था में बंद कर लिया गया, पीट कर काम लिया जा रहा है, गुलाम बनाकर बाहर निकलने का मौका नहीं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी जो एक गुलाम बनाकर और दूसरा पारिश्रमिक नहीं दिया गया, ये खूब चलता था। बनारस, भदोही, मिर्जापुर ऐसे क्षेत्रों में जब पुलिस प्रशासन ने छापा डाला तो ऐसे कई मालिकों को जेल भेजा गया और इस तरह के बंधुआ गुलाम मजदूर फ्री किए गए, मुक्त किए गए। तो इस तरह से गरीबों के लिए, गरीबों के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण, उसको रोकने के लिए व्यवस्था 23 में दिया गया। और नेक्स्ट आर्टिकल 24 है, इसको समझिए। 24 आर्टिकल में व्यवस्था दिया गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक जगह में नहीं लगाया जा सकता। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी खतरनाक जगह पर नहीं लगाए जा सकते। खतरनाक से मतलब है माइंस और इस तरह से फैक्ट्री एटसेट्रा। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो 14 वर्ष से कम यानी 11, 12, 13 यह अवस्था बालपन का अवस्था है, किशोरावस्था है। वैसे ही अनकॉन्शियस यानी एक कहा जाए बहुत ही समझदार, सूझबूझ इस अवस्था में नहीं होता। यह अवस्था पढ़ने लिखने का है, लेकिन गरीब जो बच्चे होते हैं बस इस मजबूरी में ये स्कूल न जा करके और मजदूरी करने लगते हैं। तो इस तरह से देखा जाए आज बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन जो कानून बना है, यानी बाउंडेड लेबर एक्ट एबोलिशन जो कानून बना है, मात्र इस कानून से नहीं कहा जा सकता कि भारत में बंधुआ मजदूर या भारत में बाल मजदूरी, ये चाइल्ड लेबर की समस्या दूर होगी, बिल्कुल नहीं। इस समस्या को निजात पाने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक तरीका है गरीबी हटाया जाए। आप जानते होंगे पापी पेट का सवाल। एक गरीब के बच्चे को जब रोटी नहीं मिलेगा तो रोटी की तलाश में 2 ही रास्ते हैं, या तो गलत तरीका अपनावे, चोरी करे, और एक और भी रास्ते होंगे जो भिखारी टाइप का कहीं मांगे, और एक पवित्र रास्ता होता है जो न चोरी करे न भिखारी बने, बस कहीं काम करने लगे। तो मजबूरी में जाकर मजदूरी करने लगा। 12 वर्ष का बच्चा, 13 वर्ष का अवस्था रेस्टोरेंट में प्लेट धुल रहा है, पोंछे लगा रहा है, एटसेट्रा। तो यह कहा जाए कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए 1976 में जो कानून बना उससे बाल मजदूरी रुक जाएगा, यह कहना गलत है। गरीब का बेटा, गरीब की बेटी जब गरीब होगी, रोटी की तलाश होगा, भूखमरी की परिस्थिति होगी, तो भूखमरी से बचने के लिए रोटी की तलाश में कहीं ना कहीं मजदूरी के लिए जाएगा। यानी बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर को अगर रोकना है तो एक तरीका है
गरीबी कम हो, गरीबी को दूर किया जाए, सभी सक्षम होंगे तो उनके बच्चे स्कूल के रास्ते जाएंगे, फैक्ट्री माइंस के रास्ते मजदूरी करने नहीं, अपने आप बाल मजदूरी रुक जाएगी। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए, शोषण रोकने के लिए ये असेंबली के मेंबर व्यवस्था दिए। लेकिन आज भी हमारे समाज में एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। इसको रोकने के लिए मैंने जो उपाय बताया ये ज्यादा अच्छा है। सिर्फ कानून बनाना ये एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, बाल मजदूरी नाम से कानून बनाना सफिशिएंट नहीं। और नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट होगा और ये होगा आर्टिकल 25। तो 25 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 25 में क्या व्यवस्था है, आप सभी को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था रिलीजियस फ्रीडम, आप लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया था। और रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता में मैंने कुछ आर्टिकल आप लोगों को बताए थे। और याद होगा आर्टिकल रिलीजियस फ्रीडम में जो मैंने आर्टिकल बताया था वो आर्टिकल इस प्रकार से थे। रिलीजियस फ्रीडम में मैंने आर्टिकल जो बताया, आर्टिकल इस प्रकार से थे 25 एंड 26, 27, 28। तो आइए देखा जाए अंतःकरण की 25 आर्टिकल में क्या व्यवस्था है।
नहीं, दरअसल पानी के लिए हम गए हैं ना, बंद करके बोले हैं, बंदे रह गया। अब शुरू से पढ़ाना पड़ेगा 25। ठीक है, ठीक। ओ, ठीक है। तो आइए गौरव, दरअसल गौरव जी गलती से माइक हमसे ऑफ हो गया था, 25 जो शुरू किया उसी समय से, और इस प्रकार से आप लोगों को गौरव जी तकलीफ हुआ, सॉरी इसके लिए। अब 25 शुरू से मैं बता रहा हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत न रहे। आ जाइए फिर से, तो ध्यान दीजिए गौरव जी, अन्य लोग भी सभी को तकलीफ हुआ तो ध्यान दीजिए। देखिए मैंने 25 में बताया कि रिलीजियस फ्रीडम की जो व्यवस्था दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, इसके लिए 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27 एंड 28, धार्मिक स्वतंत्रता। और ये सभी आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता की बात हम लोग करेंगे। और आर्टिकल 25 बोर्ड पर लिख दीजिए, ये तो लिखा हुआ है 25 भाई। आबिद लगता है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है 25, देख लीजिए ये 25 ही लिखा है, ठीक है। तो लिख दिया गया है आर्टिकल 25 और उसी की मैं बात कर रहा हूं। और बाकी लिखा लिखाया आपको नोट्स में पीडीएफ में मिल रहा है, तो काहे चिंता कर रहे हैं, बोर्ड पर भी लिखा है और लिखा लिखाया मिलेगा भी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात की गई है, रिलीजियस फ्रीडम, उसमें 25 की जो व्यवस्था की गई है, इसमें स्वतंत्रता दिया गया है धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार, धार्मिक प्रचार प्रसार और आचरण व्यवहार करने का भी। बहुत तरह के धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंग अपने धर्म से संबंधित कुछ न कुछ सेलिब्रेट करने का भी, ये सब भी व्यवस्था दिए गए। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता जो दिया गया है, रिलीजियस फ्रीडम, ये अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है, एक लिमिट में ही फ्रीडम दिया गया है। और लिमिट जो मैंने बताया वो क्या है, जैसे इसमें दिया गया है पब्लिक हेल्थ यानी लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और साथ साथ एटिकेट, सदाचार, शिष्टाचार, इनको भी महत्व दिया गया। तो हम आप कोई भी रिलीजन के हैं, अपनी रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करते हुए अपने आचरण व्यवहार में लेते हैं, और इससे बहुत ज्यादा अश्लीलता व्याप्त होता है, तो माना जाता है कि इससे हमारे समाज में जो सदाचार, शिष्टाचार, एटिकेट है, अफेक्टेड हुआ। तो सदाचार, शिष्टाचार अफेक्टेड ना हो, इसलिए आप अपने धर्म से संबंधित जो भी मान्यताएं हैं, जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखना है कि एटिकेट, सदाचार, शिष्टाचार अफेक्टेड ना हो, अश्लीलता हमारे समाज में व्याप्त ना हो। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है, एक लिमिट में ही अपने काम करने यानी सेलिब्रेट करना है, यह फ्रीडम मेंटेन करना है। इसी प्रकार से देखा जाए, पब्लिक हेल्थ वर्ड यूज किया गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो मान लीजिए कभी भी आप धार्मिक स्वतंत्रता का आचरण व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लाउडली साउंड है, आप भजन कीर्तन मंदिर में करवा रहे हैं, मस्जिद में कुछ भी अरजान हो रहे हैं, गुरुद्वारा में या इसी प्रकार से देखा जाए चर्च में कोई प्रोग्राम हो रहा है, भयंकर लाउडली है, तो जाहिर सी बात है अननेसेसरी लाउडली साउंड को आप कहेंगे पॉल्यूशन है, और साउंड पॉल्यूशन है। एक लिमिट से ज्यादा जो साउंड होगा बस वो साउंड पॉल्यूशन है, आपके स्वास्थ्य, सभी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो इस तरह से इसको कहा जाएगा, इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ अफेक्टेड होता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के आचरण व्यवहार करने में, सेलिब्रेट करने में यह ध्यान देना है कि पब्लिक हेल्थ और सदाचार, शिष्टाचार अफेक्टेड ना। एक मुद्दा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसके लिए एक केस आपको सुनाना चाहूंगा। धर्म के स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रचार प्रसार विभिन्न धर्मों के लोग करते हैं, तो प्रचार प्रसार जो धर्म से संबंधित करते हैं, ये अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं। प्रचार का मतलब किसी को प्रेशर, दबाव देकर, धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराना नहीं आता, ये इसके अंतर्गत नहीं है, गलत है ये। दूसरी चीज, इतना ही नहीं, लालच प्रलोभन देकर किसी को धर्म परिवर्तन कराना भी रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता में नहीं आता। एक केस गया था मध्य प्रदेश से, स्टेन इस्लास वर्सेज मध्य प्रदेश स्टेट। तो स्टेन इस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य में केस में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दिया
सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था कि किसी भी धर्म के फॉलोअर अनुयायी को किसी दूसरे धर्म के लोगों को रुपये पैसे लालच दिखाकर और धर्म परिवर्तन कराना धर्म से संबंधित फ्रीडम में धर्म के प्रचार के अंतर्गत नहीं आता, और किसी को धमकी देकर धर्म परिवर्तन कराना भी रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता में नहीं आता। तो ये बहुत ही डाउट आप सभी को होते हैं कि धर्म परिवर्तन कराना भी रिलीजियस फ्रीडम धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर डिसीजन देता है वो अल्लाह कानून होता है, और ये डिसीजन स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य केस में मैंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है। आपने देखा धार्मिक स्वतंत्रता से मीनिंग क्या है। आगे चलिए, इसी में कहा गया कुछ और भी केस गया। एक केस पंजाब राज्य से गया, और पंजाब राज्य से केस गया था स्वरूप वर्सेस पंजाब स्टेट। स्वरूप बनाम पंजाब राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दिया कि किसी भी धर्म के धर्मगुरु या किसी भी धर्म के अनुयायी फॉलोअर जो हैं, उनको अपने धर्म से संबंधित मान्यताएं, अनुष्ठान, कर्मकांड डिसाइड करने का पावर नहीं है। किसी भी धर्म की मान्यताएं और किसी धर्म से संबंधित किस तरह से आचरण व्यवहार करना, यह डिसाइड करने का पावर जुडिशरी को है। किसी धर्म रिलीजन के फॉलोअर, अनुयायी और धर्मगुरु को पावर नहीं। तो इस तरह से बड़ी विडंबनाएं हमारे समाज में दिखती थी, और किसी भी धर्म के लोग धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में रिलीजियस फ्रीडम के तहत बहुत ज्यादा अश्लीलता व्याप्त समाज में करते थे, एक्सप्रेशन बड़े गलत और डिसाइड करते थे। इस आधार पर इस तरह से मैसेज देते थे कि हमारे समाज की यही मान्यता है, हमारे समाज की यह पार्ट है। लेकिन क्लियर हो गया स्वरूप वर्सेस पंजाब स्टेट केस में कि यह डिसाइड करने का पावर किसी धर्म के गुरु, धर्म के अनुयायियों को नहीं, यह डिसाइड करने का पावर किसको होगा? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। आगे चलिए, इसी के साथ देखा जाए तो आर्टिकल 25 के सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि हिंदुओं के कोई धार्मिक स्थल को सभी वर्गों के लिए खोला जाए तो कहीं से भी गलत नहीं। सभी वर्गों से मतलब है हिंदू एक धर्म है, सिख, जैन और बौद्ध है, ये अपने आप में रिलीजन धर्म नहीं है। सिख, जैन और बौद्ध हिंदू धर्म के ही पंथ है, पार्ट है। तो अगर इन वर्गों के लिए कोई टेंपल, कोई मंदिर खोला जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिख, जैन और बौद्ध रिलीजन नहीं है, हिंदू रिलीजन के ये पार्ट हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया वो इस प्रकार से, इससे ये बातें क्लियर होती है। लेकिन केस को छोड़िए, आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूं पंजाब का, उससे क्लियर हो जाएगा। पंजाब में एक बार क्या हुआ, अकालियों ने काफी आंदोलन किया और काफी प्रदर्शन किए। अकालियों ने प्रदर्शन करके डिमांड किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 625 पार्ट सेकेंड ए में जो ये कहा गया है कि सिख, जैन और बौद्ध हिंदू धर्म के पंथ हैं, ऐसा हम नहीं मानते। सिख अपने आप में रिलीजन है, अपने आप में धर्म है, और भारत सरकार को आर्टिकल 25 में अमेंडमेंट करके यह सुधार करना चाहिए। और सिख अपने आप में धर्म है, हिंदू धर्म का पार्ट नहीं। लेकिन आज तक भारत में जितने भी सरकारें रही, किसी भी पार्टी का, किसी ने भी अमेंडमेंट करके इसको चेंज नहीं किया। आज भी हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग वही पुरानी व्यवस्था है। आइए देखा जाए, इस प्रकार से 25 पार्ट सेकेंड के बी में जो व्यवस्था दिया गया है, वो व्यवस्था यह दिया गया है कि सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार कर सकती है, और जो भी सोशल रिफॉर्म के लिए लॉ मेकिंग करेगी, यह नहीं माना जाएगा कि इससे किसी का रिलीजियस फ्रीडम अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथोराइज है सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार से संबंधित कानून बनाने के, और कहीं से भी इससे किसी रिलीजन पर इफेक्ट नहीं माना जाता है। जैसे आप जानते होंगे, हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ी डिफेक्ट बुराई थी, और यह था दहेज, आज भी है। तो भारत सरकार इसको रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए दहेज प्रतिषेध विधेयक लाई, डायरी प्रोहिबिशन बिल और डायरी प्रोहिबिशन एक्ट तैयार है। लेकिन कोई भी रिलीजन की पब्लिक अगर यह कहती है कि दहेज लेना और देना हमारा धार्मिक मामला है, अगर रोका जाता है दहेज लेने देने से तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता अफेक्टेड होगा, यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट का यह मान्यता भी है, और इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी सरकार को यह पावर दिया गया है
कि इस तरह से लॉ मेकिंग कर सकती है सोशल रिफॉर्म के लिए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए। इतना ही नहीं, सोशल रिफॉर्म के अंडर आप जानते होंगे लंबे समय से आजादी के पहले भी आंदोलन हुआ और एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई को रोकने का प्रयास किया राजा मोहन राय ने। कौन सी बुराई थी? दहेज प्रथा, सॉरी सती प्रथा। इसी प्रकार से आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी नाम सुना होगा। ये सभी लोग एक महान समाज सुधारक थे। तो हमारे समाज में अनेक कमियां बुराइयों को दूर करने के लिए काम किए। भारत सरकार भी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए कानून बनाई। जैसे भारत सरकार बहुविवाह यानी एक पुरुष कई विवाह करते हैं, इसको रोकने के लिए अगर व्यवस्था करती है बहुविवाह प्रथा को रोकने के लिए, तो यह भी माना जाएगा किसी का रिलीजियस फ्रीडम अफेक्टेड नहीं हो रहा है। अर्थात रिलीजियस फ्रीडम से मीनिंग क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का सच्चाई, सच्ची मीनिंग बहुत कम लोग जानते हैं और इसलिए कमीशन आपको उलझाता है, टकराव की स्थिति बनती है। आइए देखा जाए। ये सदन का कहना है कि सर मेरा CAPF का एग्जाम है, हिस्ट्री बिल्कुल नहीं हुआ है, प्लीज इन्फॉर्म क्लास कब होगा। सदन ये बताइए आपका एग्जाम कब है? बोलिएगा सदन, जल्दी बोलिए आपका एग्जाम कब है, कितने दिन है? जल्दी कमेंट कीजिए। सदन, सदन बोलिए, कमेंट कीजिए जल्दी। और सदन ये बताइए आपको एडमिशन लिए कितने महीने हो गए? आपको एडमिशन लिए थे तो हमारे ऐप्स पर कितने महीने का कोर्स बताया गया? क्या जितने महीने ड्यूरेशन बताया गया वो टाइम कंप्लीट हो गया? जल्दी बोलिए साधन, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कमेंट कीजिए। तो 18 अगस्त को एग्जाम है। अब बताइए क्या सिर्फ हिस्ट्री करा दिया जाए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये साइंस कुछ न कराया जाए, काम चल जाएगा? नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, जो समय हमारा इंस्टीट्यूट बताया है वो टाइम बीत गया? नहीं बीता। जो ड्यूरेशन बताया गया नहीं बीता, तो आपको घबराने की जरूरत क्या है? इसमें कहां घबराना है? आप अगस्त में एग्जाम है, उससे पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री कुछ बचेगा ही नहीं, लगभग खत्म हो जाएगा। तो आपको टेंशन कहां लेना है भाई? तब तक तो सारे कोर्स ही खत्म होंगे। और जो पढ़ाया जा रहा है ऐसा नहीं कि आपके CAPF में क्या नहीं पूछेगा, शायद उससे ज्यादा पूछेगा। एक चीज और बता दो, CAPF जितने बैचेज मैंने पढ़ाया या CDS, और सारे बच्चे यही कहते रहे हैं 15, 18, 16, 14 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा, सारे यही कि आपके पढ़ाए गए नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं, हंसते हुए आते रहे। तो आप इस कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से समझ लेंगे तो इसमें पूरी संभावना है सारे क्वेश्चन। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में तो आप ये भी देखते हैं इतना बड़ा जो साम्राज्य, इतने बड़े शासकों के नेम, इतने सारे डेट, जहां पर खूब पढ़ने के बाद भी चांसेज है कुछ गलतियां होना। और फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाएगा, बट ये बताइए ऐसा नहीं कि टाइम्स ने जो वादा किया वो टाइम बीत गया। कितना टाइम वादा किया है टाइम्स ने? 1 महीने में ही कोर्स कंप्लीट? अगर नहीं तो जरा ध्यान दीजिए, कोई आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का टेंशन है। तो आप देखिएगा सदन, पॉलिटी और हिस्ट्री ज्यादा आता है। तो आप बताइए, तो पॉलिटी हिस्ट्री ज्यादा आता है तो क्या आप पॉलिटी को ही आप भी इग्नोर कर रहे हैं? पॉलिटी पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। चिंता न कीजिए, अगस्त से पहले, बहुत पहले आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। तो प्लीज पढ़ाई में ध्यान दें, ये टेंशन न लें। अगस्त अभी बहुत दिन है, सारे कोर्स उसके पहले कंप्लीट हो जाएंगे। और मेरी शुभकामना है कि साधन आपका सिलेक्शन हो, आप असिस्टेंट कमांडेंट बने, अच्छा करें देश के लिए, चिंता मत कीजिए। बहुत पहले आपका कोर्स कंप्लीट सभी कुछ में। आइए टॉपिक पर, टेंशन मत लीजिए। क्लास जब चलता हो तो उसी सब्जेक्ट की बात करें, वहां ध्यान दे, 10 तो सब्जेक्ट चारों तरफ दिमाग में दौड़ाए। आइए अच्छा करेंगे आप लोग। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे, यहां 25 आर्टिकल्स हो गए और 25 आर्टिकल के बाद हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे 26 आर्टिकल। आर्टिकल 26 होगा, फ्रीडम टू मैनेज।
रिलीजियस अफेयर्स। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आइए देखा जाए इसमें कैसी व्यवस्था है। देखिए, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, समझिएगा। विभिन्न धर्मों के लोग इंडिया कंट्री में रहते हैं, तो भारत देश में जो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का जो मतलब है, हर धर्मों के अपने धार्मिक मान्यताएं होती हैं, उसी अनुसार अपना प्रबंध करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, क्रिश्चियन रिलीजन के लोग चर्च में जाते हैं और गुड फ्राइडे को अपनी धार्मिक मान्यता के अनुसार आराधना अर्चना वर्शिप करते हैं। इसी प्रकार से मुस्लिम लोग भी मुहर्रम वगैरह में जो उनके फेस्टिवल है, अपने अनुसार मस्जिद में जाकर वर्शिप पूजा करते हैं। इसी तरह से हिंदू लोगों को देखा जाए तो विशेष उनके भी अवसर होते हैं, जिस अवसर पर मंदिरों को सजाते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन और साथ साथ लाइटिंग, जितने भी मंदिरों में मूर्तियां हैं उनका अच्छे ढंग से सफाई दफाई, उनके अच्छे परिधान ड्रेस बदलना, और इस तरह से सारी व्यवस्था। जैसे नवरात्रि में देखेंगे विशेष तरह से अपना सजाते सजाते हैं। इसी प्रकार से जन्माष्टमी में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में अनेक झांकियां बनाना, सफाई दफाई, पेंटिंग, ये सभी कुछ। तो जिस तरह से हिंदू धर्म की अपनी मान्यता के अनुसार ये मैनेज करते हैं टेंपल, रिलीजियस प्लेस, मंदिरों को, उसी तरह से देखा जाए तो मुस्लिम, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन भी करते हैं। तो सभी धर्मों की अपनी मान्यताएं हैं और अपने अनुसार अपने धार्मिक प्लेसेज, स्थल को मैनेज करते हैं, जिसको कहते हैं रिलीजियस अफेयर, धार्मिक धर्म से संबंधित प्रबंध। और इस तरह से यह फ्रीडम भी अनलिमिटेड नहीं है, एक लिमिट में है। यानी अगर मंदिरों को सजाने में, मस्जिद और गुरुद्वारे को सजाने में, चर्च को सजाने में, सड़क के किनारे चर्च है, अननेसेसरी लाइट है, जो सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो रहे हैं, चकाचौंध है, तो इनको रोकना है। इनसे पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। यह सब ध्यान में रखते हुए लाउड स्पीकर वहां बजा रहे हैं मैनेज करने में, और अननेसेसरी लाउडली साउंड है, इस पर भी रोक। आप जानते होंगे उसी समय 12 क्लास के स्टूडेंट का एग्जाम है, ग्रेजुएशन का एग्जाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अननेसेसरी लाउडली साउंड है, वहां जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई संभव नहीं, और मेंटली अपने को टेंशन महसूस करेंगे। यानी इससे पब्लिक हेल्थ अफेक्टेड हो रहा है। तो मैनेज करेंगे, बट अनलिमिटेड आपको फ्रीडम मैनेज करने का नहीं है। रिलीजियस जो फ्रीडम है, अपने रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड जो मैनेज करेंगे, एक लिमिट, एक सीमा में करेंगे। यह है रिलीजियस अफेयर से संबंधित फ्रीडम। और इसी के साथ देखा जाए तो अनुच्छेद 27 होगा। अनुच्छेद 27 होगा, और अनुच्छेद 27 होगा इस प्रकार से, किसी विशिष्ट धर्म, अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों
करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, फ्रीडम एज टू पेमेंट, फ्रीडम एज टू पेमेंट, एज टू पेमेंट, फ्रीडम एज टू पेमेंट of tax freedom as to payment of tax for promotion of any particular religion, of taxes for promotion of any particular religion, तो इस प्रकार से इसमें जो व्यवस्था दिया गया है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब होता है प्रमोशन, उत्थान, डेवलपमेंट, विकास। तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन, विकास के लिए करों के समुदाय, समुदाय का मतलब होता है टू कलेक्ट, यानी इकट्ठा करना। तो कर से यहां पर सेंस है चंदा वगैरह इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन, इसका मीनिंग है किसी भी विशिष्ट धर्म के डेवलपमेंट, प्रमोशन, विकास के लिए किसी भी तरह से प्रेशर, दबाव देकर चंदा, टैक्सेशन नहीं वसूल किया जा सकता। हमारे समाज में होता क्या है, हिंदू धर्म के लोग जो स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं, सरस्वती पूजन करते हैं। और मान लीजिए चलता फिरता सड़क है, उस पर बांस बल्ली ऊपर लगाकर फिट कर दिए। जैसे कोई अपनी गाड़ी, कार से आ रहा है, बांस बल्ली गिरा करके और सड़क को बंद कर दी। और आप हट्टे कट्टे स्टूडेंट पहुंच करके एक स्लिप रसीद लेकर मांग करते हैं, चंदा दो, और इस प्रकार से उसको हड़काते भी। अगर वो चंदा मान लीजिए 5-10 रुपया दिया तो आप लोग ही हड़काते हैं, शर्म नहीं आ रही है, इतने चंदा सभी दिए हैं, आप 10 रुपए दे रहे हैं। आप बताइए, एक तरफ अपने पर्टिकुलर धर्म के लिए सहयोग मांग रहे हैं और दूसरी तरफ शर्म उसी को दलील दे रहे हैं। शर्म तो हमें होना चाहिए कि अपने एक धर्म के विकास के लिए किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं। और मांगने का तरीका क्या है, मांगने का तरीका ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस पर हावी होकर मांग रहे हैं। इस ढंग से जो कभी सहयोग के लिए आपने कर्ज दिया हो, आज अपने कर्ज वाले अमाउंट को मांग रहे हैं, यह मांगने का तरीका भी गलत है। तो इस तरह से किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी, यह व्यवस्था नहीं दिया गया हमारे संविधान में कि पर्टिकुलर एक धर्म, विशिष्ट रूप से एक धर्म के विकास के लिए और समाज के किसी वर्ग, किसी से भी हम जबरदस्ती इस तरह से चंदे, टैक्सेशन वसूल करें। कोई व्यक्ति अपने मर्जी से देता है तो कोई बात नहीं, बट 1 रुपया, एक छोटा से छोटा अमाउंट भी अब दबाव देकर नहीं मांग सकते। आगे चलिए, नेक्स्ट, हम आप इंडियन पब्लिक करोड़ों अरबों रुपए भारत सरकार को दिए हैं। तो कॉमन पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के आम जनता के द्वारा जो धन मिलता है, टैक्सेशन इत्यादि अनेक रूपों में, उस धन का इस्तेमाल भारत सरकार सभी धर्मों के प्रमोशन, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगी, बट पर्टिकुलर रिलीजन के डेवलपमेंट, प्रमोशन के लिए आम जनता के द्वारा प्राप्त धन का इस्तेमाल नहीं करेगी। यह भी व्यवस्था दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखते होंगे सरकारें भी ऐसी गलतियां करते हैं, जो आम जनता, कॉमन पब्लिक से जो धन मिला है उसको पर्टिकुलर रिलीजन के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। और ये प्रमोशन किसी एक धर्म का सरकार जो करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। इस तरह की गलतियां पॉलिटिकल पार्टी, सरकार भी करती। तो कुछ लोगों का विचार मैं देख लूं। आबिद राजा लिख रहे हैं कि सर अरबिंदो सोसाइटी क्या
आप ये ध्यान दीजिए, अरबिंदो सोसाइटी या विभिन्न तरह की सोसाइटी जो फ्रीडम फाइटर के रूप में जो लोग काम किए उस समय बिफोर फ्रीडम जो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, ये सभी बातें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टीचर जब मॉडर्न हिस्ट्री बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो समाज सुधार से संबंधित बहुत तरह के कार्यक्रम चले, अनेक आंदोलन का भी रूप दिए, ये सभी कुछ आपको जानकारी मिलेगा। हिस्ट्री की चीजें हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। आपको समाज सुधार से संबंधित अनेक तरह के संगठन, अनेक तरह की सोसाइटीज भी मिलेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि विद्यासागर जी की बात, ईश्वरचंद विद्यासागर, इसी प्रकार से देखा जाए राजा राम मोहन राय, तो इस तरह से बहुत सारे संगठन, बहुत तरह से समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे। ये सभी बातें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं। तो आप अपनी पॉलिटिक्स की बातें करें इस समय तो ज्यादा अच्छा होगा। आइए, यहां रिलीजियस फ्रीडम पढ़ा रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित। मुझे लगता है कि आबिद रजा रिलीजियस फ्रीडम के आप एक्सपर्ट हैं, बहुत ज्यादा आता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं आबिद, क्योंकि यहां से कोई डाउट नहीं है, सीधे मॉडर्न हिस्ट्री में आप पहुंच गए। और मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाने लगूं तो आप बातें करेंगे पॉलिटी का, यही डिस्टर्बेंस दिक्कत करता है आप लोगों को। सोचिए, रिलीजियस फ्रीडम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैक्सिमम एग्जाम नहीं बताते हैं कि यहां से क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। और आप यहां, आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है। अब जब मॉडर्न हिस्ट्री का टीचर पढ़ाएगा तो आप पॉलिटी की बात करेंगे, याद जाकर फिर। चलिए, कोई बात नहीं। तो आपको ये सभी कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे, अनेक तरह के समाज सुधार, अनेक तरह के समाज सुधारक जो संगठन है, ये सभी बातें, और हम लोग चर्चा यहां करते हैं। तो इस प्रकार से यानी आम जनता के द्वारा जो प्राप्त धन है, यह धन सरकार इस्तेमाल करेगी किस लिए? सभी धर्मों के डेवलपमेंट विकास के लिए, एक धर्म के डेवलपमेंट विकास के लिए नहीं। अब समझ गए होंगे। तो कभी भी कमीशन आपसे क्वेश्चन करता है, किसी भी पार्टी की सरकार है और पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम किया, डेवलपमेंट विकास के लिए, आपसे एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड पूछता है, क्या सरकार जो इस तरह का काम किया पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, क्या यह व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, सही है, क्या है? आपका ओपिनियन, आपका विचार एसएसपी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो किस तरह से जवाब देंगे आप समझ गए होंगे, सारी बातें किया। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की बातें करते हैं, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा, ये होगा 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। फ्रीडम 28 आर्टिकल, तो ये होगा फ्रीडम एज टू अटेंडेंस at religious freedom as to attendance at religious instruction at religious instructions और रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में
में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। समझा जाए इसमें क्या है? देखिए, अंडर आर्टिकल 28 जो व्यवस्था किया गया है, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक शिक्षण संस्था, जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित व्यवस्था यहां किया गया है। तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, साधन ने तो बहुत ज्यादा कमेंट किया है, थोड़ा सा मैं पढ़ लूं। तो सरकार मथुरा में राम जी की मूर्ति क्यों बना रही है? किसी साधन ये बताइए, मथुरा में राम जी की मूर्ति सरकार कहां बना रही है? आपको बहुत गलत नॉलेज है, भद्दा नॉलेज है, क्लियर कर लीजिए। सरकार कहीं भी मूर्ति नहीं बना रही। मथुरा में कहां बना रही है भाई? बहुत सारे संगठन हैं वो बना रहे हैं, सरकार नहीं बना रही। ठीक है, और आगे चलिए, सदन और भी लिखे हैं। तो सरकार मथुरा में राम जी की मूर्ति अच्छा, ये की बात बार बार लिखे हैं। तो साधन, आप इस भद्दे नॉलेज को सुधार लीजिए, क्लियर हो लीजिए। सरकार कहीं भी मूर्ति नहीं बना रही है। आपको जहां से भी इंफॉर्मेशन मिला है, लगातार आप 6-7 बार एक ही कमेंट लिख रहे हैं, पूरा स्क्रीन भर डाले हैं, तो आपको गलत नॉलेज है। आज से दिमाग में इसको दूर कर लीजिए। कहीं से भी सरकार मथुरा में कोई मूर्ति नहीं बना रही। हां, जाहिर सी बात है, जो भी हिंदू संगठन है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनकी श्रद्धा है, उनकी लगन है, उनकी भक्ति है, वो कर रहे हैं। तो विभिन्न धर्मों के जो संगठन हैं, वो अपनी कर रहे हैं, और मथुरा में ऐसा कुछ नहीं। हां, ऐसी सरकारें हैं जो पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो काम किया और उसके लिए बदनाम होंगे, उनको पब्लिक ने पनिशमेंट भी दिया। मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला। उसके पहले सपा की सरकार थी। तो ये आप कुछ ये लिखे हैं, तो सरकार अयोध्या में राम जी की 213 मीटर हाइट की मूर्ति क्यों बना रही है? आप ये ध्यान दीजिए, ये भी सरकार नहीं बना रही है, कुछ संगठन है जो बना रहे हैं। क्लियर हो लीजिए, अब समझ गए होंगे। तो इस तरह की व्यवस्था नहीं, वो संगठनों का काम है। आप लाखों लाखों के जो पत्थर वगैरह तरासे जा रहे हैं, वो जनता ने दिया है, और बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे मठ हैं जो अपने द्वारा इकट्ठा कर रहे हैं। आप बार बार सरकार इस्तेमाल मत कीजिए, ये सरकार नहीं कर रही। तो और बताइए, सदन खान, आप बता रहे हैं कि यूपी बजट में यह आया था। क्या आया था? बोलिए। सभी धर्मों के लिए अगर किया जाता है, सभी धर्मों के लिए तो गलत नहीं है सदन, बट पर्टिकुलर एक धर्म के लिए किया जाता है तो गलत है। मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, जो पिछला लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, और यूपी की सपा सरकार ने क्या किया? 5 वर्षों में किसी वर्ष क्या किया कि कब्रिस्तान बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए एक्सपेंडिचर किया मुस्लिमों के लिए, और हिंदुओं के लिए बहुत थोड़ा सा, दाल में नमक जैसे। आप देखिए यूपी में पॉपुलेशन किसकी है, तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाए तो किस धर्म के लिए क्या करना चाहिए, समझ गए होंगे। किसी वर्ष क्या किया कि मुस्लिम के लिए जबरदस्त व्यवस्था, कब्रिस्तान, बहुत सारी सुविधाएं, और हिंदू के लिए जीरो, कुछ नहीं। तो इन 5 वर्षों का मेजरमेंट, मूल्यांकन देखते हुए डेटा आज प्राप्त करना बहुत आसान है। हम आप सभी अपने नेट मोबाइल के द्वारा कर लेते हैं। बीजेपी इसी को मुद्दा बनाया और जनता इस सच्चाई को समझी। सपा का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पब्लिक समझ गई कि भेदभाव इन्होंने किया है, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ऐसा करना आर्टिकल 27 का वायोलेशन, उल्लंघन है। सिर्फ वोट बैंक के लिए, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए किए, गलत किए, और यूपी की समझदार जनता समझ गई और पनिशमेंट दिया सपा को। और इस इनके मिसबिहेव, अव्यवहार, जो गलत तरीके से असंवैधानिक व्यवहार जनता के साथ किया, जनता ने पनिशमेंट दिया और इसका लाभ बीजेपी को मिल गया। अब समझ गए होंगे। तो हमारे संविधान में व्यवस्था है, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, राज्य की जनता के द्वारा धन मिलता है, सरकार सभी धर्मों के डेवलपमेंट के लिए यूज करती है, तो कोई बात नहीं, बट पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं।
क्लियर हो लीजिए। तो यही व्यवस्था है, ऐसा नहीं व्यवस्था है कि एक धर्म के लिए करें, संविधान अवसर देता है। अमित यादव बोल रहे हैं सब पॉलिटी कब तक फिनिश हो जाएगा? अमित, आप सभी की सहमति ले लीजिए, आज कहिए मैं पॉलिटी खत्म कर दूं, बस कुछ मिनट में सभी की विचार लीजिए, कमेंट दीजिए अभी, तो आज मैं पॉलिटी खत्म कर दूं 5 मिनट में। बोलिए अमित, मैं खत्म कर दूं आज, क्योंकि आपका क्वेश्चन है सिर्फ खत्म करना, आपका यह डिमांड नहीं है कि हमारे एग्जाम के सभी क्वेश्चन हो। तो अमित अगर चाहते हैं कब खत्म करना, खत्म तो आज 5 मिनट में खत्म कर दूं, सभी की सहमति चाहिए। लेकिन सोच लीजिए आपकी कैरियर भी उसी के साथ खत्म होगा। सच्चाई बहुत कम बोलते हैं, मैं सच्चाई बता दूं, क्योंकि जब सिर्फ खत्म करना उद्देश्य होगा तो खत्म करने में क्वालिटी नहीं होगा, खत्म तो 5 मिनट में हो जाएगा। और मैं बोल दूं सारे सब्जेक्ट को खत्म कर दिया जाए, बट अमित आप कहां जाएंगे, आपकी कैरियर कहां जाएगी? अमित भी सोच लीजिए, विभिन्न चैनल, विभिन्न एप्स पर आप एडमिशन लेते रहेंगे और सिर्फ खत्म खत्म ही रहेगा, कोर्स खत्म होगा, आपकी कैरियर कहां जाएगा? अच्छा कंपटीटर एक बार कोचिंग करता है बट इतने मन से पढ़ता है कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन ना हो, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। लेकिन आप टीचर पर प्रेशर देंगे कि बस खत्म करना है, तो खत्म 5 मिनट में होगा। आप सबकी सहमति दे दीजिए, आज मैं खत्म कर रहा हूं और बोल दे रहा हूं ये जीएस सेकंड बैच है, आज के बाद हमारा पॉलिटी खत्म। तैयार हैं सभी लोग? जल्दी यस या नो जवाब दीजिए। अगर खत्म करना चाहते हैं तो यस, और नहीं तो नो, जल्दी। और अगर सिंगल विचार है तो इस तरह के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा ताकि हमारे और स्टूडेंट की लाइफ इफेक्टेड ना हो। अपनी पर्सनल लाइफ को खत्म करें, सभी स्टूडेंट का लाइफ खत्म ना हो। हमारी निगाह में सभी ऑफिसर हैं, ताकि सीएपीएफ, सीडीएस, पीसीएस ऑफ ऑफिसर बने। एक कोई व्यक्तिगत अपनी लाइफ खत्म करे, सभी नहीं। चलिए, आप सभी पढ़ना चाहते हैं, हम आराम से पढ़ाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। खत्म कोई कर रहा है तो अपनी जिंदगी खत्म करें और व्यक्तिगत खत्म करें, आपके लाइफ इफेक्टेड नहीं होंगे। पूरे मन से चलेगा। आइए 28 की बात में कर रहा हूं। आर्टिकल 28 की जो व्यवस्था दी गई है, इसमें कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी सरकारी शिक्षण संस्था है, कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सरकारी शिक्षण संस्था है, तो किसी भी तरह से कोई पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन नहीं, कोई भी विशिष्ट धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दिया जा सकता। और कोई भी सरकारी शिक्षण संस्था है तो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन, कोई विशिष्ट धर्म से संबंधित, कोई वर्षी
कोई आराधना, कोई पूजा नहीं होगा। फिर से सुनिए, कोई भी सरकारी शिक्षण संस्था है तो उस सरकारी शिक्षण संस्था के कैंपस में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी विशिष्ट धर्म से संबंधित एजुकेशन नहीं दिया जा सकता। कोई भी विशिष्ट धर्म से संबंधित किसी भी तरह से आराधना, पूजा, अर्चना, वर्शिप नहीं किया जाएगा, रोका गया है। बट 28 के पार्ट फर्स्ट में यह बात दिया गया है। 28 के पार्ट सेकंड में जो व्यवस्था है, बहुत केयरफुल होकर आप लोग सुनिएगा तो यह डाउट नहीं रहेगा। और इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत केयरफुल होकर इस बात को सुनेंगे तो डाउट नहीं रहेगा। 28 के पार्ट सेकंड में कहा गया है कि 28 पार्ट फर्स्ट की बातें वहां पर इंप्लीमेंट लागू नहीं होगा। कहां पर, समझिएगा कि जो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया किसी पर्टिकुलर ट्रस्ट के द्वारा और उस ट्रस्ट की मान्यता है रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस एजुकेशन यानी धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा पाठ, उस वर्शिप करना उस ट्रस्ट की मान्यता है तो वहां पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हुए भी वर्शिप रिलीजियस होगा और एजुकेशन भी दिया जाएगा। फिर से समझिए, 28 के पार्ट फर्स्ट में जो कहा गया है, यह कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, रिलीजियस एजुकेशन नहीं, रिलीजियस वर्शिप नहीं, यानी धार्मिक उपासना, वर्शिप, पूजा नहीं होगा। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मीनिंग क्या होता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी मान्यता सरकार ने दिया, सिर्फ मान्यता ही नहीं, जिसको फाइनेंशियली एडेड किया गया है, वित्त पोषित, यानी सरकार के द्वारा उस कॉलेज, उस स्कूल के सभी स्टाफ, टीचर, प्रिंसिपल, सभी का वेतन गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, सिर्फ मान्यता होना नहीं। तो अगर ये दोनों बातें हैं किसी स्कूल इंस्टीट्यूशन के साथ तो उसको कहा जाएगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी शिक्षण संस्था। तो ऐसे शिक्षण संस्था में रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक उपासना, वर्शिप, पूजा रोका गया है। और धर्म से संबंधित एजुकेशन, शिक्षा भी कोई धर्म से संबंधित बिल्कुल नहीं। आगे कहा गया है 28 के पार्ट सेकंड में, अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी शिक्षण संस्था का स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा हुआ है और उस ट्रस्ट की मान्यता है अगर रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक शिक्षा या किसी रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन, तो कोई बात नहीं, दिया जाएगा, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हुए भी दिया जाएगा। मान लीजिए आप एसएसबी इंटरव्यू दे रहे हैं, कमीशन आपसे क्वेश्चन किया कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन दिया जाना या मुस्लिम से संबंधित एजुकेशन ही नहीं, वर्शिप किया जाना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में करना, यह उचित है? सदन, नवनीत, रमन, आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, आप बताइए। अगर उचित मानते हैं तो यस, उचित नहीं मानते हैं तो नो। ये कई बार क्वेश्चन एसएसबी इंटरव्यू में हुए, बताइए आप लोग जल्दी जवाब। तो आप लोग क्या मानते हैं इसको, क्या उचित है ऐसा करना? बोलिए जल्दी। उचित है, अगर उचित मानते हैं तो यस, उचित नहीं मानते हैं तो नो। गौरव, आ गया जवाब, नो आपने जवाब दिया। नवनीत, अतुल, नो, सही है। अतुल, सभी के जवाब नो आ रहे हैं। सदन का जवाब अभी नहीं आया, सदन नहीं आया। आइए ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
में जो आपने विचार दिया है नो, यही जवाब सही है। क्यों? इसका जवाब सुनिए। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, जो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी मुस्लिम ट्रस्ट के द्वारा हुआ होता तो वहां पर उस कैंपस में मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड वर्शिप उचित था, कॉन्स्टिट्यूशनल था, या मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड वर्शिप ही नहीं, एजुकेशन भी होता, यह भी उचित होता। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ इन 1920, और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यह हुआ सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ, यह